गाइस, आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। इससे पहले आपने टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें एक नाम आता है आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, उन सब को 5 किंगडम्स में बांट दिया। कौन कौन से हैं वो 5 किंगडम्स? तो सबसे पहला जो था वो था मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, उसके बाद में आता है आपका एनिमेलिया और सबसे बाद में प्लांटी। आज का हमारा जो फोकस है वो रहेगा प्लांटी पे, यानी कि प्लांट किंगडम पे। प्लांट किंगडम को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। मोटा मोटा इसको 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। देखो, क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इमेजिन गोइंग टू अ लाइब्रेरी जहाँ पे बुक्स आपकी रैंडमली अरेंज्ड है, तो आपको अपनी बुक ढूंढने में आपको बहुत परेशानी होगी। द प्रोसेस विल बी वेरी हेक्टिक एंड केओटिक। बट वहीं अगर लाइब्रेरी में बुक्स अलग अलग सेक्शंस में रखी हुई है, अलग अलग ग्रुप्स में रखी हुई है, नॉन फिक्शन रखी है, फिक्शन रखी है एंड सो ऑन, इसमें भी वापस से सब सेक्शंस होते हैं, तो आपको अपनी बुक ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। सेम फंडा क्लासिफिकेशन के साथ में भी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है ताकि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल बी लेस हेक्टिक, विल बी फास्टर एंड विल बी ईजियर। तो इसी तरीके से प्लांट किंगडम को स्टडी करने के लिए उसमें 5 ग्रुप्स बनाए गए। पहला है एल्गी, फिर आता है आपका ब्रायोफाइटा, फिर आता है टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये सब नाम देख के आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हम एक एक करके 5 ग्रुप्स की बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि एल्गी जो है वो सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं, और एंजियोस्पर्म्स जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। सिंपलेस्ट का मतलब क्या मैम? तो सिंपलेस्ट का मतलब कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्शन है, या फिर इनकी जो लाइफ साइकिल है, दीज आर वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। वही सेम चीज़ें जो यहाँ पे आके कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सपोज़ इनकी प्लांट बॉडी में एक ही टाइप की सेल मिलती है, तो यहाँ पे डिफरेंट मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स आपको मिलेंगी। तो इस सेंस में ये सिंपलेस्ट और कॉम्प्लेक्स है। गॉट इट? इनको और डीप में पढ़ने से पहले हम पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, और किस तरीके से जो है वो क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखिए, साइंस में एक चीज़ है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं नई रिसर्च के साथ में उनमें कुछ थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता रहता है। यही चीज़ हुई है क्लासिफिकेशन के साथ में भी। जैसे जैसे नई रिसर्च आती गई, वैसे वैसे नए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आते गए। तो हम भी अर्लीस्ट से मॉडर्न टाइम्स में क्या चेंजेस हुए हैं वो समझते हुए हम क्लासिफिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, तो हमें याद भी रहेगा और हमें समझ में भी आएगा। तो जो सबसे पहले या फिर अर्लीस्ट जो टाइप का क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। पहले क्या होता था? क्लासिफिकेशन किया जाता था बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, जो भी कैरेक्टर्स आप ऑब्ज़र्व करके बता सकते हो तो उनको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मैं यहाँ पे ये एक प्लांट बना रही हूँ, ये फूल है, इसका फ्लावर, ये लीव्स हैं, फिर ये इसकी रूट्स हैं। तो अब आप बताएंगे कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। शुरू करें। फर्स्ट हम बोलेंगे कि इसमें एक फ्लावर है जो कि येलो कलर का है, 2 लीव्स हैं। इनको अगर मैं ग्रीन कर दूं तो आप बोलेंगे कि लीव्स कैसी हैं? ग्रीन है। इसमें रूट्स हैं। तो ये जो आप ऑब्ज़र्व करके बता रहे हो, ये सब हम क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहेंगे इनको। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उस टाइप के क्लासिफिकेशन को कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन
इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं कैरोलस लीनियस। अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आपने पढ़ाई नहीं की है, सिंपल है ना। तो कैरोलस लीनियस ने एंजियोस्पर्म की 24 क्लासेस दी और इनका जो क्लासिफिकेशन था इट वाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल, कि उसमें कितने स्टेमन है कितने कार्पल हैं। सिर्फ एक ही टाइप का इन्होंने कैरेक्टर लिया और इसके बेस पे इन्होंने ये किया क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, साइंटिस्ट ने देखा कि इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं कि इसमें जो क्लोजली रिलेटेड प्लांट थे, क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स, उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया गया था। क्यों? क्योंकि एक ही कैरेक्टर पे फोकस किया गया है। अगर आप एक ही कैरेक्टर पे फोकस करोगे तो ऐसी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सपोज़ आप स्कूल में बात करें, ठीक है, अगर आप स्कूल के बच्चों को डिवाइड करते हैं हाउसेस के बेस पे, है ना, कि रेड हाउस होता है, ग्रीन हाउस होता है ना, जिनकी जर्सी ये रेड ग्रीन येलो होती है, तो उसके बेसिस पे आपने सिर्फ एक बेसिस पे आपने स्टूडेंट्स को क्लासीफाई कर दिया, तो आप उन स्टूडेंट के बारे में क्या बता पाएंगे? सपोज़ यहाँ पे एक स्टूडेंट है, तो आप इस स्टूडेंट के बारे में और क्या बता सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि और कोई आप इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। ऑब्ज़र्व करके आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकेंगे कि ये बॉय है या फिर गर्ल है, उसकी एज बता देंगे, चलो ठीक है। पर यही अगर ये स्टूडेंट्स को क्लासीफाई किया जाए क्लासेस के बेस पे, कि फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, उसमें भी सेक्शंस के बेस पे, तो आप उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो कि अच्छा इनको सेकंड क्लास में इस चीज़ का नॉलेज होगा, करेक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितने ज़्यादा आप कैरेक्टर्स लोगे उतने ज़्यादा जो है वो सिमिलरिटी आएगी ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये थी एक प्रॉब्लम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के साथ। दूसरी क्या प्रॉब्लम्स थी कि इन्होंने जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इनको इक्वल वेटेज दिया। क्या दिया इनको? इक्वल वेटेज, विच वॉज रॉन्ग। क्यों? है ना, क्योंकि देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप एक सेम प्लांट को आप अगर दो अलग अलग इन्वायरमेंट में रखोगे तो हो सकता है कि जो उनकी अपीयरेंस है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, ठीक है। जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से जो है वो अफेक्टेड नहीं होते हैं, तो आप इनको सेम वेटेज, सेम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। होना तो क्या चाहिए था कि आप सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। इसके बाद में इस नए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है, इसमें एक्सटर्नल जो फीचर्स थे, एक्सटर्नल फीचर्स, उसके साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई, उनको भी काउंट किया गया और उनके बेस पे जो है फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया। एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। इंटरनल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? तो इंटरनल फीचर्स होते हैं जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसकी एनाटॉमी कैसी है, यानी कि किस किस तरीके के टिश्यूज़ उसमें मिलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरीके के फॉर्म होते हैं, जाइगोट कैसे बनता है, उससे एम्ब्रियो कैसे बनता है, करेक्ट। और भी हो सकते हैं जैसे फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है भाई? फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब किसी प्लांट में किस किस तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं। अब आप बात करेंगे कि मैम केमिकल की बात, अरे भाई जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे केमिकल्स ही तो है ना। तो ये सारे जो इंटरनल फीचर्स हैं इनको भी कंसिडर किया गया और ये जो नया जो क्लासिफिकेशन था उसको बोला गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या बोला गया? नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्यों बोला गया नेचुरल क्लासिफिकेशन? बिकॉज जब आप एक्सटर्नल फीचर्स प्लस इंटरनल फीचर्स को कंसिडर करते हो तो ऑटोमेटिकली जो नेचुरली जो एफिनेटेड जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक साथ में एक ही ग्रुप में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे।
थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, चलो फिर से हम एग्जांपल से समझेंगे। आपकी फैमिली है, आपके फादर हैं, मदर हैं, फिर आपके अंकल हैं, इनके जो सन है वो आपके क्या लगेंगे, कज़िन, और आप इनके सन या डॉटर हैं, ठीक है। अब आपके कैरेक्टर्स आपके फादर से ज़्यादा मैच करेंगे या फिर अंकल से ज़्यादा मैच करेंगे? आई होप आपको ये आंसर पता है कि ऑब्वियसली आपके कैरेक्टर्स फादर के साथ में मैच करेंगे, फादर या फिर मदर, करेक्ट। तो इसको आप एक ग्रुप में रख सकते हो और इस फैमिली को आप दूसरी फैमिली के ग्रुप में रख सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि देखिए, जब हम कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे, आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको मैच करेंगे। हो सकता है आपके 2 कैरेक्टर अंकल से भी मैच हो जाए, क्योंकि ये दोनों भी तो रिलेटेड है, पर आपके मैक्सिमम कैरेक्टर्स फादर और मदर से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जब आप जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हो तो नेचुरली जो पास के जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। डन। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब इसके भी एग्जांपल है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो बेंथम एंड हुकर, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है एंजियोस्पर्म्स का नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, विज्ञान जगत में, साइंस वर्ल्ड में डार्विन की एंट्री हुई। डार्विन ने एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसमें इन्होंने क्या बताया कि एक एंसेस्टर होता है, उससे जो है वो अलग अलग डिसेंडेंट बनते हैं। फिर इवोल्यूशन में आगे जाने पर इनसे भी अलग अलग डिसेंडेंट्स बन सकते हैं, मतलब इनमें चेंज आता है, इनके कैरेक्टर्स में चेंज आता है। हम बोलते हैं ना कि बंदर से इंसान बना है ना, हाँ, कि हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर थे। तो इनडायरेक्टली इन्होंने यही बात करी है कि इवोल्यूशन में एक ऑर्गेनिज्म से अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म बने हैं, बट इनमें आपस में एक रिलेशन है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस थ्योरी के बेस पे इसको भी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया गया, ठीक है। और जब इसको क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया गया तो उसको हमने बोला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। यानी कि फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है, दे आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये आप कंफ्यूज ना होइएगा कि सिर्फ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे है, नहीं, इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर्स प्लस इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को जब आप कंसिडर कर रहे हैं तो उस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर एक नाम अगर आपको याद करना है तो कर सकते हैं कि एंगलर और प्रेंटल नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले जो है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट दिया गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ओके, तो अभी तक हमने कितने टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं? क्लासिफिकेशन टाइप्स 3 तरीके के होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से हम कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, उसके बेस पे अलग अलग टाइप की टैक्सोनॉमी होती है। जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी पॉसिबल
चलो ऑब्जर्वेबल को काट के हम पॉसिबल लिख लेते हैं, विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट। ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स, सभी कैरेक्टर्स को नंबर्स दिए जाते हैं, नंबर्स या फिर कोड्स दिए जाते हैं और कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ एग्ज़ाम्पल से पढ़ते हैं। स्टेमन, कार्पल, फ्लावर नंबर। ठीक है, इसको एक कोड दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर, या फिर जैसे बाइनरी लैंग्वेज होती है 01, 001, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं, इसको कंप्यूटर में फीड किया जाता है और उसके बाद में प्रोसेसिंग करके सिमिलर कैरेक्टर के बेस पे अपने आप जो है वो ग्रुप्स बन जाते हैं और उन ग्रुप्स को बाद में नाम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से नंबर या कोड दे के कैरेक्टर को जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दूसरी टर्म आती है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम बिहेवियर को कंसिडर किया जाता है। जैसे देखो एक्स वाई की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है ना, एक्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरीके से डबल होती है, वाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरीके की होती है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3 एटसेट्रा। तो इस तरीके से जब क्रोमोसोम के नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। एक आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में प्लांट में जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनकी सिमिलरिटीज़ के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मतलब क्या हो गए, एक तो बायोमोलिक्यूल्स हो गए। बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आता है आपके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एट्सेट्रा। प्राइमरी मेटाबोलाइट भी जिनको हम कह सकते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, अच्छा सेकेंडरी मेटाबोलाइट अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। कुछ प्लांट्स जो हैं वो गम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बबूल का पेड़ होता है, बबूल, या फिर हम इसको इंग्लिश में बबूल बोल दो चलो। ठीक है, इससे गम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये गम क्या हो गया, एक टाइप का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरीके के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और उनकी सिमिलरिटीज़ के बेस पे भी फर्दर जो प्लांट्स को है उनका ग्रुप्स बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हमारा फोकस होगा एल्गी पे। हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम एक एक करके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।